फ्रेंड्स, नमस्ते, केम छो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें हमने बात किया था पूरी जो जीआईटी सिस्टम है उसकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। जिससे कि जो फूड मटेरियल होता है, यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, वो सब कुछ फूड मटेरियल कैसे आगे बढ़ता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसमें कौन कौन से जो ऑर्गन होते हैं वो इंक्लूड होते हैं पूरी जीआईटी सिस्टम में, एंड कौन कौन से ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, एंड कौन सा ऑर्गन है ऐसा जहाँ पे फूड मटेरियल कुछ आवर्स के लिए वहाँ पे रहता है, होल्ड करता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे, एंड डाइजेशन जल्दी होता है। एंड वो जो पूरी प्रोसेस है डाइजेशन की वो हम डिस्कशन की थी। एंड साथ साथ में हमने ओरल कैविटी, टीथ, टंग, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है तीनों, उसके बारे में, एंड स्टमक एंड इसोफेगस के बारे में, उनकी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसका फंक्शन क्या होता है, मतलब वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसी भी चीज़ का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो यहीं पे होता है, एंड किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर जो लास्ट फाइनल एब्जॉर्प्शन होगा वो भी यहीं पे होगा। इसीलिए प्रॉपर एंड कंप्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द जीआई सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हम जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडिनम जिसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, एंड वो शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। सेकंड है वो है जेजुनम, वो 8 फीट का होता है। नेक्स्ट है इलियम, वो 12 फीट का होता है। हम इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिओडिनम। डिओडिनम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पहले जानते हैं। डिओडिनम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बाउल एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए। यहाँ पे अच्छे से एसिड और बेस मिक्स होते हैं एंड उसके बाद न्यूट्रल हो जाते हैं। ये डिओडिनम का वर्क होता है एसिड एंड बेस को न्यूट्रलाइजेशन करने में। डिओडिनम है वो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। डिओडिनम एक ग्रीक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है 12 फिंगर। इसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर जितनी होती है, एंड इसका वर्क होता है डाइजेशन करना, एंड साथ में इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है क्या, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन करना उसका मेन वर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेजुनम का, जो जेजुनम है वो एक केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो जेजुनम है उस वर्ड है शब्द का मतलब ही होता है एम्प्टी यानी खाली पार्ट होता है। इसका मतलब जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे कोई भी फूड मटेरियल नहीं रह पाता, वो आगे सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। इसका हम डायमीटर के बारे में बात करें तो जो जेजुनम है उसका डायमीटर लगभग 3 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, एंड जो लेंथ होती है वो 1 से 2 मीटर तक रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे एंड लास्ट पार्ट के बारे में स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो है इलियम। इलियम में भी केमिकल डाइजेशन होता है, साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है, बट जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका 90% जितना एब्जॉर्प्शन यही होगा। एंड अगर हम बात करें डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, इन तीनों का अगर मिला के लेंथ हमें चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ, वो होगी 5 से 6 मीटर, क्योंकि इलियम की जो लेंथ होती है वो 2 से 3 मीटर तक होती है। इसलिए तीनों का अगर मिलाया जाए तो 5 से 6 मीटर तक इसकी टोटल लेंथ हो जाती है। एंड ये भी देखा गया है कि आफ्टर द डेथ, जब डेथ हो जाती है उसके बाद जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो मोर देन 6 मीटर तक हो जाती है। इलियम आगे जाके सीकम में एंटर होता है।
इस जंक्शन को इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, जो कि जो जीआईटी है उसका दूसरा नैरोएस्ट पार्ट होता है। सो अगर ये दूसरा नैरोएस्ट पार्ट है तो फर्स्ट कौन सा है ये भी जानना चाहिए। सो जो फर्स्ट नैरोइड पार्ट है वो है क्रिकोफेरेंजियल जंक्शन। तो ये याद रखना, मे बी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जो जीआईटी सिस्टम है उसका जो फर्स्ट नैरोइड पार्ट है वो है क्रिकोफेरेंजियल जंक्शन, एंड जो दूसरा पार्ट है नैरोइस्ट वो है इलियोसिकल जंक्शन। इसी की वजह से यहाँ पे कभी कभी गोल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो भी फंस जाता है, जिसे हम गोल स्टोन इलियस कहते हैं। जो इलियम होता है उसकी जो वॉल है उसमें लिम्फोइड नोड्यूल होते हैं, जिसको हम पेयर्स नाम के एनाटोमिस्ट थे उन्होंने पढ़ा था, इसके लिए इसको पेयर्स पेचिस भी कहते हैं। याद रखना, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट का एग्रेशन होता है जो कि एंटीबॉडी को सिक्रेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलियम एंड जो पेयर पेचिस है ये हमारी इम्यूनिटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सिकम जो है वो आपको उसमें आपको एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। अगर हम क्लिनिकल सिचुएशन के बारे में बात करें, सो क्लिनिकल में हमने कई केस देखे ऐसे, जैसे कि फर्स्ट डिओडेनम अल्सर। सो डिओडेनल अल्सर जो कि होता है एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है क्रोन्स डिजीज़, जो कि आईबीडी यानी इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ है। इसके अलावा जीआईटी में टीबी भी होता है, जिसे हम बॉर्न टीबी कहते हैं, जानते हैं इस नाम से। ये मोस्ट ऑफ ना जानवरों में होता है, और जब भी हम जानवरों का मिल्क पीते हैं ना तब वो सीधा हमारे जीआईटी में जाता है और वहाँ पे टीबी कर देता है। और ये याद रखना कि जो टीबी है ना वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बॉडी पार्ट, मतलब हमारे बॉडी के हर पार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे कि आँख, नाक, कान, हड्डी यानी कि बोन एंड बोन मैरो, ब्लड, सबको इन्वॉल्व करेगी। एक्सेप्ट, मतलब कुछ ऐसे हमारे बॉडी में डेड पार्ट है वहाँ पे सिर्फ टीबी नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारे हेयर हो गया एंड नेल। बस ये दो के अलावा बाकी हर पार्ट में आपको टीबी देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, अगर किसी को डिओडेनम का डिसीज़ हो जाता है तो उनको साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी ज़रूर होगा, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन का साइट यहीं पे होता है इसीलिए। और कोई भी बीमारी हुई हो आयरन, तो फिर आयरन का एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं। इसी तरह से अगर इलियोसिकल जंक्शन है, अगर वैसे ही इलियम की जो एबनॉर्मेलिटी हो गई किसी भी वजह से, सो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। सो जो ब्लड सप्लाई है वो मेसेंट्रिक आर्टरी करती है, जो वेनस ट्रेन है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन करती है। जो नर्व सप्लाई है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व उसके लिए ज़िम्मेदार होती है। अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, सो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो अराउंड 1500 ml सिक्रेट होता है डेली, और उसके लिए जो ग्लैंड है हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो होती है बर्नर ग्लैंड। अगर बात करें अब इसमें क्या क्या होता है, सो इसमें वाटर होता है, म्यूकस होता है, मिनरल सॉल्ट भी होता है, एंड ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन भी होता है। इसकी जो पीएच है वो 7 से लेकर 8 तक देखने को मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका एक फंक्शन ये भी है कि ये हार्मोन को सिक्रेशन में हेल्प करता है, एंड सिक्रेटिंग प्रोड्यूस अल्कलाइन बफर इंक्रीज बाइल बाय लिवर एंड पेनक्रियास। नेक्स्ट देखते हैं हम लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो जो लेयर है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो टोटली 4 है। फर्स्ट इज़ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। म्यूकोसा इज़ द इनर मोस्ट लेयर कंटेन मेनी ऑफ द गॉबलेट सेल विच सिक्रेट म्यूकस। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं म्यूकस का। Mucosa layer also contain villi in some of the part of the increased area of the absorption। मतलब
म्यूकोसा में कुछ विलाई भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा जल्दी करने में, इनक्रीज़ करने में। सेकंड है सब म्यूकोसा। कंटेंट नर्व इंक्लूड द सब म्यूकस प्लेक्सस, जिसको हम मिजेनर्स प्लेक्सस की नाम से जानते हैं, ब्लड वेसल एंड इलास्टिक फाइबर ऑफ विथ कोलेजन। जो थर्ड है वो है मस्कुलरिस। कंपेयर बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स विच हेल्प विथ कंटिन्यूड पेरिस्टाल्सिस। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम। जो ये मस्कुलरिस है ना, उसमें ऐसे होता है, ये आउटर लेयर होता है जो लॉन्जिट्यूडनल होता है, एंड ये बीच में होता है, इनर लेयर होता है वो सर्कुलर होता है। एंड यहाँ वैसे इस तरह से जैसे ये डॉट है, वैसे दो प्लेक्सस होते हैं जिसे हम मेजेंट्री प्लेक्सस कहते हैं, जो कि जवाबदार होते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। उसे हम जैसे जानते हैं हमारी जनरल लैंग्वेज में पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट भी बोलते हैं हम इसको, तो ये याद रखना। जो लास्ट है वो है फोर्थ पार्ट, जो हो गया वो हो गया सिरोसा। ये जो होती है ये इसोफेगस में एब्सेंट रहती है। जब इसोफेगस का एक पार्ट होता है जो स्टमक में मिलता है, जिसे हम इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन कहते हैं या गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शंस कहते हैं, वहाँ पे ही प्रेजेंट होती है। बाकी पूरे इसोफेगस में ये देखने को नहीं मिलेगी। सो इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं। इसमें 4 लेयर है, उसमें से सिर्फ 2 ही इम्पोर्टेंट हैं, और वो है बस ये सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस, क्योंकि इन दोनों में ही प्लेक्सस पाए जाते हैं। जो सेकंड जो था सब म्यूकोसा, उसमें जो मेजिनर्स प्लेक्सस होता है वो सेक्रेटरी का फंक्शन करता है, एंड जो मस्कुलरिस में जो प्लेक्सस था उसको हम माइंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं, जो कि पेरिस्टाल्टिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखिए यह डायग्राम है, इससे हम आसानी से देख पाएंगे। सो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड इसके बीच में मतलब अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। ये स्टमक है, एंड स्टमक से स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि सी शेप का होता है, डिओडिनम से स्टार्ट होता है। सो डिओडिनम को आप इस चीज़ से में देख सकते हैं। एंड देन होता है उसके बाद ये जो कलर है इसमें जेजुनम होता है, ये जो ग्रीन कलर का है वो इलियम है। एंड जो ये वर्मी फॉर्म है, स्ट्रक्चर के बारे में हमने जैसे बात की थी वो थी अपेंडिक्स है। एंड ये जो है जो टर्न होता है एस शेप में, उसको हम सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। ये रेक्टम है और यहाँ पे होता है एनल कैनाल। सो बहुत इजी है ये। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को समझने के लिए पहले हम डायग्राम में समझ लेते हैं, सो बहुत आसानी होगी समझने में। सो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सीकम होता है, साथ में अपेंडिक्स होता है, फिर एसेंडिंग कॉलन होती है, फिर हेपेटिक प्लेक्सर आता है क्योंकि वहाँ पे लीवर लोकेटेड होता है, फिर ट्रांसवर्स कॉलन आता है एंड उसके बाद आगे स्प्लेनिक फ्लेक्सर आता है क्योंकि वहाँ पे स्प्लीन होता है। फिर नीचे की तरफ डिसेंडिंग कॉलन होता है जो कि एस शेप में आगे बढ़ता है, टर्न होता है, उसको हम सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। फिर स्ट्रेट रनिंग स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, और आगे टनल वाला जो पार्ट है उसको हम एनल कैनाल कहते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट जो कि है सीकम। जो नेक्स्ट है, यहाँ पे होता है लीवर होता है, यहाँ पे स्प्लीन होता है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, एसेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, ये जो टर्न होता है एस शेप में वो सिग्मोइड कॉलन है। ये जो होता है या ये रेक्टम होता है, और ये है एनल कैनाल। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी थोड़ा, हाँ अभी पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं। सो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी है।
जो कि इलियम से लेकर एनस तक रहता है। इसका लेंथ 1.5 मीटर तक रहता है। इसका डायमीटर जो होता है वो 6.5 सेंटीमीटर जितना रहता है। फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, सीकम के बारे में। सो सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अगली चीज़ कि यहाँ पे इलियम ओपन होता है, यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन बनता है। ये कल्डो शेक लाइक अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स 2 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सो अगर 2 सेंटीमीटर है तो अच्छी बात है, आप खुश रहिए। लेकिन अगर किसी पेशेंट को 20 सेंटीमीटर है तो वो ना जो भी आसपास का एरिया होगा, आसपास की चीज़ें होगी, उनको इरिटेट करेगा एंड अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा। एंड जब भी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तभी हम उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अगर हम क्लिनिकल सिचुएशन देखें तो सीकम का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम सिकाइटिस कह सकते हैं। बट इसका जो टर्म है, इसका जो शब्द है जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है टिफलाइटिस। हम इसे मोस्ट ऑफ टिफलाइटिस के नाम से ही जानते हैं सीकम के इन्फ्लामेशन को। इसमें 2 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है एक्यूट टिफलाइटिस एंड सेकंड होता है क्रोनिक टिफलाइटिस। जो एक्यूट टिफलाइटिस होता है वो सडन एंड सीवियर हो जाता है एंड जो क्रोनिक टिफलाइटिस होता है वो धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपेंडिसाइटिस के बारे में, जो हमने पढ़ा इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टम के बारे में। रेक्टम 12 सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन ये है कि फिकल मटेरियल को स्टोर करके रखता है एंड पानी को एब्जॉर्ब करता है। अगर इसके बारे में हम क्लिनिकल सिचुएशन देखें तो रेक्टल में कैंसर आपको देखने को मिल सकता है और रेक्टम में ना छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और वो एबनॉर्मल बनते हैं, जिसे हम पॉलिप्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनल कैनाल के बारे में। सो जो एनल कैनाल है वो टर्मिनल पार्ट है जीआईटी का। उसकी जो लेंथ होती है वो 3.8 सेंटीमीटर होती है। इसके अगर क्लिनिकल सिचुएशन देखें तो जो एनल कैनाल है उसमें भी कैंसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एनल फिस्टुला भी हो जाता है, जो कि होता है एबनॉर्मली रप्चर हो जाती है जब एनल कैनाल की म्यूकोसा तब होता है। उसे हम फिशर्स के नाम से जानते हैं एंड उसकी जो ओपनिंग होती है वो बाहर स्किन में भी हो जाती है। ऐसे ही जब हेमरोइड्स हो जाता है, जिसको हम हिंदी में बवासीर कहते हैं, सो जब ये किसी को प्रॉब्लम्स हो जाती है तब एनल कैनाल से ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम पेनक्रियास के बारे में। सो जो पेनक्रियास होता है उसे हम हिंदी में अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं। पेनक्रियास बॉडी में 2 टाइप से वर्क करता है। फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वर्क करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी जो भी कुछ फूड मटेरियल होता है, जो भी कुछ खाना होता है उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है। और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम के लिए हार्मोन को सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। और अगर इसको हम अभी पाचन ग्रंथि की तरह देखें तो ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, जिससे जो हमने खाना खाया है वो जल्दी उसका पाचन हो जाएगा, मतलब डाइजेशन हो जाएगा। पेनक्रियाटिक जो होता है पेनक्रियास वो स्टमक के पीछे लोकेटेड होता है। पेनक्रियास 2 तरह से वर्क करता है। फर्स्ट इज़ एंडोक्राइन एंड दूसरा है एक्सोक्राइन। फर्स्ट इज़ एंडोक्राइन। तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन का मतलब होता है इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती है इस ग्लैंड में, इसीलिए इसका जो भी कुछ सिक्रेशन होता है, जितना भी सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में ही रिलीज़ करते हैं। जो एक्सोक्राइन होता है इसका मतलब इसमें डक्ट होती है, सो ये अपनी डक्ट में ही और डक्ट के थ्रू ही सिक्रेशन जो होता है रिलीज़ करेंगे। जो एंडोक्राइन होता है उसमें डक्ट नहीं होती। बस ये आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पेनक्रियास जो होता है वो जे शेप में होता है एंड इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट में, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। इसमें एक डक्ट होती है जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से भी जानते हैं एंड उसको दूसरा नाम है वीरसंग के नाम से भी जानते हैं हम एंड उसको मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट भी कह सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखती है, देखिए।
ये जो है ये ये इसकी टेल है, ये बॉडी है, ये हेड है, ये ड्यूडेनम है, एंड ये कॉमन बाइल डक्ट है जो ग्रीन कलर की है वो, और ये है गॉल ब्लैडर लोब्यूल्स, एंड ये जो है बीच में वो पेनक्रियाटिक डक्ट होती हैं, जे शेप की होती है ये, और इसका जो वॉल्यूम है वो 1200 से 15 ml होता है पर डे। जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, 8 से लेके 8.9 तक रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाट एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। पैनक्रियाटिक जूस में 4 तरह के एंजाइम देखने को मिलता है। फर्स्ट इज़ प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम, सेकेंड इज़ फैट डाइजेशन एंजाइम, थर्ड इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंजाइम, फोर्थ इज़ न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन एंजाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर के बारे में। सो जो लीवर है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है। जैसे कि अगर हम बात करें स्किन, तो जो स्किन है वो हमारा आउटर लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन से बड़ा कोई भी आउटर ऑर्गन नहीं है। वैसे ही अगर हम इंटरनली बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जिसको हम ग्रंथि भी कहते हैं, वो लीवर होता है। एंड जो लीवर है वो रिप्रोड्यूस ऑर्गन है एक तरह से, यानी अगर किसी भी कंडीशन में आपको लीवर को कट करना पड़े तो जो लीवर होता है वो वापस से रिप्रोड्यूस हो जाता है, उसकी यह एक कैपेसिटी होती है। जो लीवर होता है वो लोकेटेड होता है एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसके ऊपर, एंड डायफ्राम होता है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा। एंड इसका जो वेट होता है वो 1500 ग्राम होता है, जो डिवाइडेड होता है 4 लॉब्स में, एंड लॉब्स आर फर्दर डिवाइड इनटू लोब्यूल्स। इसमें हमें कफर सेल्स आर द फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट इन द लिवर, ये भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्राम देखते हैं हम। सो ये है लिवर, इतना अच्छा डायग्राम है ना। ये देखो, ये फर्स्ट देखते हैं हम, ये है स्टमक, ये पेनक्रियास है, एंड ये है स्प्लीन। स्प्लीन का कलर देखो कितना अच्छा है, पर्पल कलर में जो है वो स्प्लीन है। ये है हिपेटिक डक्ट है, ये लिवर है, राइट हिपेटिक डक्ट है, एंड हिपेटिक पोर्टल वेन जो ये लिखा हुआ है ये यहाँ पे है, यहाँ, एंड गॉल ब्लैडर जो ये ग्रीन कलर का है वो है, सिस्टिक डक्ट ये ग्रीन कलर की है, और ये जो डियोडेनम है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होगा। सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द लीवर। सो लीवर के कितने सारे फंक्शन हैं वो देखते हैं हम। फर्स्ट इज़ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। आफ्टर द डाइजेशन ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन, एंड व्हेनेवर द बॉडी रिक्वायर ग्लाइकोजन इज़ कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज। यानी कि जब भी हम खाना खा लेते हैं, सो जब डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो ग्लूकोज बचता है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, एंड जब भी बॉडी को रिक्वायर होगी, जब ज़रूरत होगी, तभी वो जो स्टोर होगा ना ग्लाइकोजन, वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर से ग्लूकोज में। सो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इन स्टोरेट एज ग्लाइकोजन, जो हमने देखा। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज। जैसे कि हमने बात किया, जो जब भी एनर्जी की ज़रूरत होगी तब ग्लाइकोजन होगा वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज इज़ synthesized from non-carbohydrate substance such as protein and amino acid. Next is ammonia conversion. Protein and amino acid metabolism leads to ammonia generation. Liver convert this highly toxic ammonia to urea for excretion. Next is protein metabolism. So इसमें भी help करेगा ये। Liver synthesized all plasma protein except गामा ग्लोबुलिन, इसमें इसका इंक्लूड नहीं है ये, सच एज एल्ब्यूमिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट इज फैट मेटाबॉलिज्म। व्हेन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, मतलब जब ग्लूकोज नहीं होगा तब फैटी एसिड आर ब्रोक डाउन फॉर द प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी, तभी जो फैटी एसिड होगा उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा एनर्जी के लिए।
Next is vitamin and iron storage. Liver store large amount of vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K and vitamin B12 and it also store iron and copper. So ये भी इसका अच्छा सा फंक्शन है. Next is drug metabolism. Liver is a major site for a drug metabolism. ये याद रखना, इस पे MCQ बन सकता है. Next is bile formation. Hepatocytes synthesized bile duct and store in the gallbladder. Bile cells are formed from the cholesterol. Next बात करते हैं हम एंटेरोहेपेटिक बिलीरुबिन सर्कुलेशन के बारे में. सो जो बिलीरुबिन होता है वो कैसे बनता है? सो जो बिलीरुबिन होता है वो रिलीज़ तभी होगा जब रेड ब्लड सेल यानी कि जो RBS होगा उसका ब्रेकडाउन होगा, तभी बिलीरुबिन रिलीज़ होगा. एंड अभी नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टल वेन के बारे में. सो जो पोर्टल वेन होता है वो 5 वेन का यूनियन होता है. इसमें फर्स्ट होती है स्प्लेनिक वेन जो कि है ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्प्लीन एंड पेनक्रियास करता है. नेक्स्ट इज इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ड्रेन ब्लड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड रेक्टम. थर्ड इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ascending colon and part of the transverse colon. Fourth is gastric vein जो ड्रेन करती है blood from the stomach. Fifth is cystic vein, drain blood from gallbladder. So ये 5 तरह की वेन है जो जिसका यूनियन होता है उसके बाद वो पोर्टल वेन्स कहलाती है. याद रखना इसे. फर्स्ट इज स्प्लेनिक वेन, सेकेंड इज इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, थर्ड इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड गैस्ट्रिक वेन एंड सिस्टिक वेन. अभी लास्ट बस कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सब म्यूकोसा एंड सीरोसा. जो हमने फोर्थ लेयर के बारे में बात की थी उसके ऊपर से ये क्वेश्चन है. सो इसका आंसर होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज द फर्स्ट एंड द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक. सो ये होता है म्यूकोसा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. ये जो है येलो कलर का ये सीरोसा है. उसके बाद ये जो रेड कलर का है वो मसल्स की लेयर है. उसके अंदर जो है पर्पल कलर में है वो है सब म्यूकोसा एंड ये है म्यूकोसा. नेक्स्ट बात करते हैं हम. थर्ड इज iron is absorbed almost entire, entry is duodenum. सो जो duodenum है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है आयन का. नेक्स्ट बात करते हैं फोर क्वेश्चन. पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन, तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे पेयर पैचेस? सो हमें पता ही है इलियम में होता है पेयर्स पैचेस. फिफ्थ इज़ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन. जो जैसे कि हमने बात किया था लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर जितनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकल्स डाइवर्टिकुलम अराइज फ्रॉम. द आंसर इज इलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटी ऑफ स्टमक ऑफ द न्यूबॉर्न्स. जो स्टमक का मतलब जो न्यूबॉर्न होता है उसकी जो स्टमक है उनकी कैपेसिटी 30 ml जितनी ही होती है. नेक्स्ट विटामिन के सिंथेसाइज इज़ डन बाय. सो विटामिन जो के है उसका सिंथेसाइज करता है कॉलोनिक बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज़ विटामिन B12 इज़ एब्जॉर्ब. तो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा विटामिन B12 का? सो ये भी हमने पढ़ा था इलियम में होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन. लास्ट क्वेश्चन इज़ नॉर्मल pH ऑफ गैस्ट्रिक HCl इज़. उसका आंसर होता है 1.5 से लेके 3.5 तक. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, जो कि होगा पूरे GIT सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.